today is the sixth session, and what we will cover in today's session, again today's session will also continue on the next day, because we will be able to complete only theory section of this. So first of all we will learn what is loop control structure. पहले हम देखेंगे कि loop control structure क्या होता है और अलग अलग टाइप्स के लूप्स क्या होते हैं और उसका यूज क्या होता है. Now always there something is there in our mind. हमारे दिमाग में ऐसे रहता है कि अरे बाबा एक ही ऑप्शन को यूज करके अगर हम वो चीज कर सकते हैं तो वही चीज करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस क्यों दिए. जैसे कल हमने देखा था कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, वैसे तो इफ को यूज करके भी हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने नेक्स्ट उसका कंट्रोल लैडर देखा कि स्विच केस भी है. उसके नेक्स्ट में जाके हमने देखा कि टर्नरी ऑपरेटर का भी कॉन्सेप्ट है. नाउ ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर. लेकिन फिर भी वहां पे 3 टाइप थे, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस होती है और वो सिचुएशन के हिसाब से प्रोग्राम के कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स है वो मैच करते हैं. अकॉर्डिंगली वी शुड सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एज पर आवर रिक्वायरमेंट. वैसे ही ये लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर भी है और ये लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इसके कौन से टाइप्स है, कितने टाइप्स है और हम अलग अलग सिचुएशंस में उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर. So first of all we must understand what is loop. Loop is what in programming, what do you mean by loop? तो loop का simple example है कि कोई एक चीज, suppose for example I told you to, now you have notebook with all of you, always I give you instruction कि अभी मेरे हर एक सेशन में आपके हाथ में नोटबुक चाहिए, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं तो मेरे साथ सारे प्रोग्राम्स लिखने वाले हो. I will be writing program, I will explain you, and at the same time you will just take notebook and pen with you and you will solve all the programs. In the same way अभी मैं आपको बुक पे एक असाइनमेंट दे रही हूँ. just write welcome message 10 times. what is the question? आपको बस आपका पेन लेना है और आपके नोटबुक में you have to write welcome message 10 times. Now just फर्स्ट टाइम मैंने लिखा वेलकम, फिर सेकेंड टाइम लिखा वेलकम, थर्ड टाइम लिखा वेलकम, फोर्थ टाइम, लाइक दैट आई कंटिन्यूड हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स. तो सिंपल चीज है कि कितनी बार ये रिपीट हुआ, 10 बार. और क्या लिखा हमने, फर्स्ट टाइम में वेलकम लिखा, वापस भी वेलकम लिखा, वापस भी वेलकम लिखा. सो नाउ इमेजिन सेम थिंग वी हैव टू टेल टू कंप्यूटर को बताना है वेलकम मैसेज को 10 बार लिखो. नॉर्मल अगर प्रोग्राम है तो उसमें कैसे लिखेंगे, जैसे बुक में हमने 10 बार लिखा, क्योंकि हमारे पास कोई असिस्टेंट नहीं है तो हम लोग ही खुद लिखेंगे, तो वहां पे कुछ भी मैकेनिज्म नहीं है. लेकिन वही चीज अगर कंप्यूटर को बोलनी है तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि राइट दिस मैसेज वेलकम मैसेज 10 टाइम्स ऑन स्क्रीन. तो 10 टाइम्स वो कैसे लिखेगा, तो सिंपली वी कैन इमेजिन कि हमने ऑलरेडी बेसिक प्रोग्राम्स देखे हैं, तो हम लोग बस बोलेंगे सी आउट वेलकम, सी आउट वेलकम, सी आउट वेलकम, सी आउट वेलकम. ना हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स. वही अगर मैंने बोला कि ये वेलकम मैसेज को आपको 1000 टाइम्स रिपीट करना है, सो इज इट पॉसिबल टू राइट 1000 टाइम्स द सेम रिपीटेड स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, सी आउट वेलकम, सी आउट वेलकम? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी कैन डू, सिंपल, एक चीज अगर बार बार करनी है तो मुझे हर एक बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है. सी आउट वेलकम लिखो, वापस सी आउट वेलकम लिखो, मैं इतना ही बोलूंगी वेलकम, सी आउट वेलकम, ये मैसेज 10 बार लिखो, दैट्स इट. नाउ अगेन वी नीड टू कीप ट्रैक. कैसे हमने ट्रैक रखा, तो मैंने अगर 10 बार बोला था तो आपने पहला जब सेंटेंस लिखा सी आउट वेलकम तो क्या किया, आपने काउंट किया 1. फिर दूसरा बार लिखा तो आपने काउंट किया 2. तो बैक ऑफ द माइंड में एक वैल्यू जनरेट हो रहा है जिसका इनिशियल काउंट 0 था, लेकिन अभी जैसे ही आपने फर्स्ट वेलकम टाइप किया तो फिर क्या हो गया, उसका वैल्यू 1 हो गया, फिर क्या हो गया 2 हो गया, दूसरा बार टाइप किया वैसे 2 हो गया, तीसरी बार जैसे आपने टाइप किया या लिखा फिर क्या हो गया 3 हो गया. तो ऐसे ही आप गए और जब 10 बार आपने लिखा तो 10 टाइम यू रियलाइज दैट यू हैव कंप्लीटेड. तो आपने ये कंप्लीट किया है, ये आपको रियलाइज हुआ, दैट मीन्स यू स्टॉप्ड. तो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर उसी को बोलते हैं, एक ही सेम चीज जब बार बार हमें रिपीट करनी है
तो वहां पे हमें कोई एक मैकेनिज्म चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट होगा उसको स्टॉप करने के लिए। हाउ वी कैन स्टॉप दैट, हाउ वी कैन स्टॉप दैट कंट्रोल स्ट्रक्चर? तो उसके लिए हमें कुछ तो एक कंडीशनल इवैल्यूएशन करना पड़ता है, एंड दैट कंडीशनल इवैल्यूएशन इज नोन एज टेस्ट एक्सप्रेशन। दैट कंडीशनल इवैल्यूएशन इज नोन एज टेस्ट एक्सप्रेशन। तो टेस्ट एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग वो कंडीशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो लाइक दैट वी कैन जस्ट स्टार्ट, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये प्रोसेस जो रिपीटेडली होता है एग्जीक्यूट प्रोग्राम में, तो उसको ही लूप बोलते हैं। अलग अलग सेगमेंट होते हैं। तो एज आई टोल्ड यू इन सिंपल एग्जांपल, हमारे पास डिटेल्ड नोट्स भी आपको भेजे गए, ऑलरेडी सेंड किया है आपको। तो लूपिंग प्रोसेस में हमें क्या क्या लगता है, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो लूपिंग प्रोसेस में हमें क्या लगेगा, तो नाउ हियर आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि हम लोग लूपिंग प्रोसेस में क्या क्या लगेगा। एक तो हम लोग को पहले क्या चाहिए, तो एक वैल्यू चाहिए। हमने काउंट किया था, काउंट, और हमारे दिमाग में काउंट का वैल्यू क्या था, 0 था। फिर क्या किया, हमने लिखा वेलकम, फर्स्ट टाइम लिखा वेलकम, लिखा वेलकम। लिखने के बाद हमारा काउंट का वैल्यू क्या हो गया, काउंट का वैल्यू क्या हो गया, 1। काउंट का वैल्यू कितना हुआ, 1। मतलब काउंट का वैल्यू एक्चुअली क्या हुआ, काउंट प्लस प्लस, प्लस प्लस ऑपरेटर एक से वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, ऑलरेडी हमने वो देखा है। तो काउंट क्या हो गया, प्लस प्लस। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेलकम लिखा, काउंट प्लस प्लस हो गया, और फिर चेक किया, अरे मेरा जो काउंट का वैल्यू है वेदर इट इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि कितना बार मुझे टाइप करना है, कितना बार वेलकम लिखना है, 10 टाइम्स। तो आई चेक कंडीशन कि बाबा सी आउट में ये वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, काउंट का वैल्यू, यस। तो वापस से लिखो वेलकम, अगेन सेम प्रोसेस, काउंट का वैल्यू वापस प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगेन सेम कंडीशन, वेदर काउंट इज इक्वल टू, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू हो गया। तो वापस से, नाउ सपोज ये हमने 1 2 3 4 5 ऐसा कंटिन्यू किया, और लास्ट में हमने लास्ट 10 टाइम वेलकम लिखा, तो अभी क्या हो जाएगा, काउंट का वैल्यू हो जाएगा, लास्ट वेलकम मैसेज ये 10 टाइम लिखने के बाद काउंट का वैल्यू हो जाएगा 11, क्योंकि वो लास्ट टाइम में 10 हुआ हो गया ना, तो 11 होता है। वैसे ही काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10 स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स लास्ट इटरेशन में 10 टाइम जब आप लिखते हो तो ट्रू हो जाता है, और 10th बार वेलकम लिखने के बाद लास्ट में काउंट होता है प्लस प्लस, मतलब 11 होता है, और बाद में जब टेस्ट एक्सप्रेशन आता है तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। मतलब पता चलता है कि रुकना चाहिए। तो व्हाट यू रियलाइज फ्रॉम हियर वी रियलाइज दैट देयर वी नीड वन काउंटर, एंड दिस काउंटर वेरिएबल, दिस इज नोन एज काउंटर वेरिएबल, और ये काउंटर वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है। ये जो काउंटर वेरिएबल है इसको हम पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। नाउ हियर कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट आता है इनिशियलाइजेशन। तो हमने इनिशियल वैल्यू क्या रखा था, काउंट का 0, तो इनिशियलाइजेशन में क्या आ गया, काउंट इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आता है, टेस्ट आता है कि बाबा काउंट का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, तो फिर टेस्ट एक्सप्रेशन, ये टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं वेदर वैल्यू ऑफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर है तो फिर हम वेलकम मैसेज को प्रिंट करते हैं, और वेलकम मैसेज को प्रिंट करने के बाद वापस क्या हो जाता है, एक बार वो इटरेशन हो गया, so it will just increase the value of count, so count will become plus plus. So these are the 3 statements which are very important whenever we want to instruct computer repeat this process number of times, repeat this process number of times. That means what, whenever we have to repeat one process again and again in a program, so we can inform compiler by using control structure known as loops, known as loops। और loops में actually initialization का part होता है,
टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, बट अगेन देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, वहां पे ये कंडीशंस डिफर भी हो सकती है। किसी किसी में सिर्फ टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा, इनिशियलाइजेशन भी नहीं होगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं होगा। तो ये अलग अलग सिचुएशन के ऊपर से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो आज हम लोग अलग अलग टाइप के लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। एंड द फर्स्ट लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर विच वी विल सी, एंड दैट लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर लूप। दैट लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर लूप. So here just we can go ahead with this. So I can remove this. I can move towards next. तो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर में पहला होता है हमारा फॉर लूप. फॉर लूप इज वेरी वेरी पॉपुलर लूप. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस we will make use of for loop, लेकिन there are certain situations वहां पे हम while को भी यूज कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल सिचुएशंस होते हैं वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, do while. लेकिन आप बोलोगे कि अभी 3 टाइप है, जैसे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के भी 3 अलग अलग टाइप है, और सिचुएशन के हिसाब से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है. इन सिमिलर वे हियर ऑल्सो what you can do depending on situation, either you can go for or some situations you can go for while or you can go for do while. So let's start with our while loop. पहले हमारा आएगा while loop. And now as you know that first of all we must understand syntax. syntax मतलब उसको कैसे यूज करना है वो हमें देखना है. तो ये syntax में ये for loop है, और ये for loop में पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन आता है, फिर आता है टेस्ट कंडीशन, और फिर आता है इंक्रीमेंट. नाउ सी दिस इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर सिंटैक्स. यहाँ पे कभी भी सेमीकोलन नहीं आएगा. एंड रिमेंबर, कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का स्कोप उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट से चालू होता है. मतलब यहाँ पे यू विल नेवर नेवर टर्मिनेट दिस बाय पुटिंग सेमीकोलन. अगर सेमीकोलन डाला आपने तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू विल गेट एरर्स, यू विल गेट एरर्स. तो इसके लिए यहाँ पे हमें सेमीकोलन नहीं डालना है. सिंपली व्हाट वी शुड डू, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का टेस्ट एक्सप्रेशन आएगा. नाउ सी आफ्टर इनिशियलाइजेशन यहाँ पे आपको सेमीकोलन से सेपरेट करना जरूरी है. दैट मीन्स देयर आर बेसिकली 3 स्टेटमेंट. इनिशियलाइजेशन का एक, टेस्ट कंडीशन एक, और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. अगर वैल्यू को इंक्रीमेंट करने की जरूरत है तो यू विल इंक्रीमेंट दैट वैल्यू, अदरवाइज यू विल डिक्रीमेंट दैट वैल्यू, एंड देन इनसाइड दैट इज द बॉडी ऑफ द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे जाके ये लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में कैसे हम लोग प्रोग्राम्स यूज कर पाएंगे. So this is the syntax, and first program we will see to print welcome message. Welcome message 10 times on the screen. So here we will just see the first program, write a program which will print welcome message 10 times on the screen. So this is the simple program, and just I will show you how to write this program. So before that let's move on to the screen. और आप लोगों ने भी नोटबुक पेन लिए होंगे, तो with me only you will write this program. First starting का आपको मालूम ही है, it will be always #include iostream.h using namespace std and integer main. Let's start with program. क्या करना है हमें, we have to print welcome message 10 times on the screen. यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल को भी लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन कौन सा वेरिएबल लगेगा, तो हमारा एक काउंटर हमें जरूर लगेगा, और वो काउंटर का वैल्यू रहेगा, काउंटर का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इट विल बी 1. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1. पहला कहाँ से कितना काउंट होगा, 1 होगा, और वो कहाँ तक जाएगा, वो 10 होगा तब तक जाएगा. सो हाउ वी कैन स्टार्ट here we can just declare one variable integer I. इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, और सिंपली हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी ऑल दीज आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो अलग सिंटैक्स में आता है यहाँ पे फॉर लूप.
तो फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ऑलवेज इनिशियलाइजेशन। मुझे 10 बार प्रिंट करना है, मेरा काउंटर कौन है, आई है। अभी आई का ये कौन सा इटरेशन है, फर्स्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये याद रखो कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, वो हमेशा ऑलवेज इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हाइल एंटरिंग इन अ लूप। जब पहली बार लूप में एंटर करते तो एक ही बार ये इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होता है। एक बार इनिशियलाइज हो गया तो ये स्टेटमेंट बाद में पूरा लूप चल रहा है तब तक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो यू नीड टू रिमेम्बर आई इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो आई का वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है, आप वेलकम मैसेज को प्रिंट करते रहो। तो टेस्ट कंडीशन क्या होगी, I is less than equal to 10, I is less than equal to 10 and then finally I plus plus। तो ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारा स्कोप भी हमने डाल दिया। अभी ये स्कोप के अंदर हम लोग देखो, रिमेम्बर यहाँ पे कभी भी सेमीकोलन नहीं आएगा। दिस सिली मिस्टेक्स वी डू कि यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं। यहाँ पे अगर आपने सेमीकोलन बाय मिस्टेक भी डाला तो ये जो सारे स्टेटमेंट है वो आउट ऑफ स्कोप चले जाएंगे और फॉर लूप का स्कोप ही इधर कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेटमेंट्स का कुछ भी मीनिंग नहीं रहेगा। सो रिमेम्बर, कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर उसी सेम सेंटेंस में या सेम ब्लॉक में एक्सप्रेशन के बाद कभी भी एंड नहीं होता है, उसके बाद के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें लिखना है सी आउट वेलकम और यहाँ पे हम लोग देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे और क्या करना है, हमें हर वक्त न्यू लाइन पे जाना है एंड देयरफॉर वेलकम लिखने के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर आप प्रिंट कर सकते हो एंड दैट इज वेलकम। सो सी आउट वेलकम हमने लिखा है और यहाँ पे एंड हो गया प्रोग्राम। सो आई विल जस्ट एंड, इतना सा प्रोग्राम है बस। सी आउट वेलकम को 10 बार हमने बोला। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई डिक्लेयर होता है, आई का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे चेक होता है 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस। ये अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद ये वेलकम को डिस्प्ले करता है। यहाँ से सीधा वो आई प्लस प्लस की तरफ जाता है। वैल्यू होता है 2 होने के बाद वापस ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे 2 को चेक करता है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस। वापस ये अंदर जाएगा, अगेन इट विल डिस्प्ले वेलकम, again it will go to increment decrement. Now i's value will become 3, again it will check 3, condition is true, it will get inside, again it will print welcome. So it will continue, 10 होगा तब तक भी ये ट्रू ही होगा। 10 टाइम जब प्रिंट होगा और आई पे जाएगा तो फिर कितना होगा वैल्यू उसका, 11। द वैल्यू विल बिकम 11 और ये 11 वैल्यू को हम लोग जब चेक करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स होगा ये और ये प्रोग्राम एंड होगा। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। यहाँ पे देखो हमने कंपाइल किया और उसी प्रोग्राम को हम लोग अभी रन करेंगे और देखो वेलकम मैसेज 10 टाइम्स आ गया है। तो यहाँ पे ये डेटा कंडीशन कुछ भी हो सकती है। प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा फैसिलिटी होता है, ये नंबर को सिंपली बढ़ाते जाओ और एक ही मिनट में ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज द वे। देख लो अभी ये 20 टाइम्स आ गया, यहाँ पे मैंने 20 किया तो ये 20 टाइम्स आ गया। तो लाइक दैट जस्ट यू कैन कंटिन्यू विद द प्रोग्राम और यहाँ पे ये 20 टाइम्स, लाइक दैट n number of times you can repeat one task again and again repeatedly। तो यहाँ पे एक एडिशनल एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही मिस्टेक अगर आपने अगर कभी किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं तो ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो कभी ट्रू ही नहीं हो। जैसे आई का वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल सपोज इनफिनाइट लूप उसको बोलते हैं कि जो नेवर एंडिंग लूप होता है। नेवर एंडिंग लूप में हम लोग टेस्ट कंडीशन में ही गलत लिखते हैं और वो कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होता, और कभी भी ट्रू नहीं होता तो वो कंटिन्यू चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेन में यहाँ पे आई जो है वापस रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्रिएट होता है, वापस वहां पे वैल्यू अपडेट होता है। और इनफिनाइट जब होता है, अगर ये टेस्ट कंडीशन को अगर गलत लिखा
तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगा और फॉल्स नहीं होगा और फॉल्स नहीं होगा, तो ये लूप स्टॉप नहीं होगा। ऐसे भी सिचुएशंस हम लोग आगे देखेंगे जिसको बोलते हैं इनफिनाइट लूप। और इनफिनाइट लूप जब होता है तो एक्चुअली कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाती है, स्टैक मेमोरी का ओवरफ्लो हो जाता है, और ओवरफ्लो होने की वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग होता है। And again you need to press control brake key to stop it, to stop infinite loop. Infinite is never ending loop, जो कभी भी end नहीं होता। So this is the first syntax of this for loop and really it is very simple. We will see programs जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये simple loop को हम लोग कैसे implement कर सकते हैं। So let's move on to the another one. यहाँ पे सेम प्रोग्राम को हम लोग और कैसे एडिट कर सकते हैं। देखो सिंपल प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्क्रीन पे मुझे क्या करना है, 1 to 10 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल लॉजिक है। नाउ सी हियर, यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम देखा, वेलकम को 10 बार प्रिंट किया ना, तो अभी मुझे क्या करना है, 1 to 10 को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो ये सेम ही प्रोग्राम को वेलकम की जगह मैं किसका वैल्यू प्रिंट कर सकती हूँ, आई कैन प्रिंट वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई। आई का वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो इधर क्या डिस्प्ले होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखो कि पहले प्रोग्राम में ये था मेरा काउंटर और ये था मेरा एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट, तो एग्जीक्यूट हो रहा था। यहाँ पे काउंटर तो मेरा रहेगा ही, क्योंकि ये 1 to 10 नंबर्स अगर सीरीज में प्रिंट करना है तो उसको कितने इटरेशन चलेंगे, 10। वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, और कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, 10 बार। तो अगर मैंने बोला 1 to 10 को प्रिंट करो, तो मेरा आई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1, और एंड कहाँ पे होना चाहिए, 10। तो फिर यही प्रोग्राम का आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सिंपली इट विल बी 1 to 10, इट विल बी 1 to 10। तो यहाँ पे 1 to 10 को हमने प्रिंट किया, 1 to 10 को प्रिंट करके सिंपल आउटपुट। आई थिंक यू हैव सीन, ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस आउटपुट। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सबको। सो 1 to 10 नंबर्स देखो असेंडिंग सीक्वेंस में प्रिंट किए। अभी यहाँ पे एक लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन में मैं बोलती हूँ प्लीज प्रिंट 11 to 20 numbers in ascending order. Is it possible? 11 to 20, यहाँ पे तो आई का वैल्यू किया था ना हमने। 11 20 के भी इटरेशन कितने होते हैं, अगेन 10 ही होते हैं। तो यही प्रोग्राम वेरिएबल और काउंटर वेरिएबल सेम हो सकते हैं, ये प्रोग्राम वेरिएबल है, क्योंकि मुझे 1 to 10 के वैल्यू को प्रिंट करना था, डिस्प्ले करना था। लेकिन यही प्रोग्राम वेरिएबल एक्चुअली ये जो काउंटर वेरिएबल है वही हमारा प्रोग्राम वेरिएबल भी बन सकता है, क्योंकि 11 to 20 में कहां से वैल्यू स्टार्ट होगा, 11 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा। तो व्हाट विल बी द टेक्स्ट एक्सप्रेशन, i is equal to 11 and i is less than equal to 20। तो फिर yes, i का वैल्यू less than equal to 20 है, it will get inside, it will display the value of i। तो सी आउट आई किया तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, 11 डिस्प्ले होगा। और वापस ये कब तक जाएगा, जब तक उसका वैल्यू 20 नहीं होता। मतलब वापस हमें देखो कि 1 to 10 का अलग काउंटर लेने की जरूरत नहीं है। इंटेंशन है 10 बार एग्जीक्यूट करना, और फिर आप 11 to 20 काउंट करो या 1 to 10, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 11 to 20 नंबर अगर प्रिंट करने हैं मुझे, तो काउंटर मेरा 11 से स्टार्ट होगा, 20 तक जाएगा। देयर इज नो नीड टू यूज 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, वन फॉर काउंटर एंड वन फॉर प्रोग्राम। अगर काउंटर के लिए अलग और प्रोग्राम के लिए अलग, तो और एक मुझे यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ता था जे। यहाँ पे मैं लिखती थी i is equal to, before that just we will see the output and then I will just modify this program, just I will compile it and then run। देखो 11 to 20 आ गया। वही अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो उसका रिलेशन, तो एक्चुअली आप क्या करते थे कि काउंटर के लिए एक i और j जो वैल्यू है उसको अलग से आप मेंटेन करते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे j is equal to 11। तो यहाँ पे और एक गड़बड़ हो जाता था, i को हमें 1 करना पड़ता था,
फिर i इज लेस देन इक्वल टू 10, ये तो हमारा काउंटर हो गया, i हो गया प्लस प्लस, और यहाँ पे एक्चुअल में मुझे 11 to 20 प्रिंट करना है तो j का वैल्यू प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा j प्लस प्लस, तो भी हमें सेम ही आउटपुट मिलेगा। बट हमने कितने वेरिएबल यूज किए अभी? 2, और दूसरे को मैंने ऊपर ही पहले से ही इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन पर्पस तो वही था। 10 बार प्रिंट करो मतलब हमेशा काउंट 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 10 पे एंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। काउंट 11 से स्टार्ट होके 20 पे भी एंड हो सकता है। It doesn't make any difference. Our intention is to execute that program 10 times. That's it. So that will print series 11 to 20 even if you count from 1 to 10 or you count from 11 to 20. It is one and the same. Number of iterations should be 10. That is the main thing of for loop. तो for loop हम लोग ऐसे situations में use कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड वे से यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम्स प्रोग्रामिंग में हम लोग ये लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में फॉर लूप का सिंटैक्स यूज करने वाले हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो आता है वहां पे हम लोग देखेंगे कि वाइल लूप कैसे होता है, और एक है फॉर लूप में, वो भी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके रख रही हूँ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली सपोज एट अ टाइम मुझे 1 to 10 नंबर्स, और दूसरे बाजू में यहाँ पे हम लोग ऐसे अगर हमें सपोज प्रिंट करना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10, सॉरी 11 और 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7. So this is one ascending and one descending. Ascending is 1 to 10 and descending is 10 to 1. कुछ रिलेशन है दोनों में, एक ascending ऑर्डर है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 10 बार ही प्रोसेस है हर एक का। 1 to 10 लिखने के लिए भी we need to repeat process how many times? 10 times। और 10 to 1 लिखने के लिए भी कितना बार रिपीट करना है? 10 टाइम्स। जब सिमिलर डेटा कंडीशंस होते हैं तो भी हम ये दोनों कंडीशन को एक साथ एक ही लूप में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। सो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए यहाँ इसकी जगह देखो, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में और एक खासियत है फॉर लूप में, यहाँ पे मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो सकते हैं। अभी एक ही था इनिशियलाइजेशन, तो मुझे एक तो कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 to 10 से। दूसरा कहाँ से स्टार्ट करना है? 11 से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड हो रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये देखो, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना, विच इज टेस्ट एक्सप्रेशन, ऑलवेज रिमेंबर कितना भी डेटा कंडीशंस को आप एक साथ इवेल्युएट कर रहे हो, टेस्ट एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज वन। टेस्ट एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, वो हमेशा एक ही रहेगा। सो आइदर यू कैन यूज आई और यू कैन यूज जे, बिकॉज हाउ मेनी नंबर ऑफ इटरेशंस? टोटल ओनली 10 नंबर ऑफ इटरेशंस। 10 ही इटरेशंस है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 1 to 10 इटरेशंस के लिए अगर हम i यूज करते हैं तो डेटा कंडीशन में भी i इज लेस देन इक्वल टू 10, और अगर j यूज करते हैं तो j का वैल्यू हमने 10 से दिया था, तो j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। व्हाट विल बी द डेटा कंडीशन? j इज ग्रेटर देन, जब तक j का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक। तो वापस 10 to 1 अगेन 10, 1 to 10 अगेन 10। सो आइदर आई कैन यूज i और j, दोनों भी साथ में टेस्ट नहीं करने हैं। किया, समझ में आ गया बाबा, 10 बार एग्जीक्यूट करना है। सो योर j इज इक्वल टू, ये दोनों इनिशियलाइजेशन हो गए, दोनों सेम है, पहले स्टेटमेंट का पार्ट है, सो बीच में उसको कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं और लास्ट में आ रहा है सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट टेस्ट एक्सप्रेशन एक ही रहेगा, i को यूज किया तो i इज लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा, और j को यूज किया तो j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। वंस वी कंप्लीट दैट देन i प्लस प्लस, और यहाँ पे i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा,
सी आउट में हम लोग अभी क्या करेंगे, आई प्रिंट करेंगे, फिर एक टैब स्टॉप देंगे, सेट डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और जे का वैल्यू प्रिंट करेंगे एंड अगेन न्यू लाइन पे जाएंगे तो फिर नेक्स्ट लाइन पे ये आएगा। अभी इसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, तो सिंपली आई प्लस प्लस है तो जे का वैल्यू 10 to 1 जाना चाहिए, मतलब वापस कॉमा जे माइनस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यू कैन सी मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो सकते हैं, यस हो सकते हैं फॉर लूप में। टेक्स्ट एक्सप्रेशन एक से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, देयर शुड बी कोरिलेशन इफ यू आर यूजिंग टू कंडीशंस एट अ टाइम। नंबर ऑफ इटरेशन शुड बी सेम, देन वन डेटा कंडीशन यू कैन यूज हियर, एंड देन आई प्लस प्लस जो वेरिएबल को इंक्रीमेंट, सो मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैन बी देयर, एक से ज्यादा मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकते हैं। वो सिचुएशन में हमें कॉमा ऑपरेटर यूज करना पड़ता है मल्टीपल वेरिएबल्स के वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए, और सिंपली यही हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। सॉरी, वेरिएबल डिक्लेरेशन रह गया था हमारा जे, सो आई एन जे, सो अगेन सेव इट एंड कंपाइल एंड देन रन। तो यहाँ पे देखो 1 to 10 और 10 to 1 सेम प्रोग्राम में आ गए। नाउ हियर वी मेड यूज ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, हियर वी मेड यूज ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, तो ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स को भी आप यूज कर सकते हो वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। पर्पस वही है कि नंबर ऑफ इटरेशन सिमिलर होंगे तो आप मल्टीपल डेटा कंडीशंस को भी एक ही लूप से लिख सकते हो। So this is the structure of for loop. For practice, we will solve more programs and you will get my bonus video also on this program. और कुछ बोर्ड में आए हुए programs भी हम लोग कल solve करने वाले हैं। But first of all today I will complete all types of loop control structure. तो ये हमारा first loop control structure है जो हमें समझ में आ गया है। So all of you have understood, just write down in chat. Just give me a feedback. आपको समझ में आ रहा है सबको? Just type yes in chat box. You can open your chat box. Arshi, Siddhi, Vaishali, Utkarsha. So you can just give me feedback. Yeah, great. So let's move on to next loop control structure, and that loop control structure is while loop. That loop control structure is while loop. Already we finished with this. So while loop अभी वही है कि again the same syntax, the similar syntax. Again there will be three statement: initialization, test, increment, decrement. लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग है। फॉर्मेस कॉमन होता है, कुछ भूलता ही नहीं है। सो फॉर फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, नेक्स्ट टेस्ट एंड नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। लेकिन व्हाइल लूप में ऐसे नहीं होता है। व्हाइल लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी इनिशियलाइजेशन, जो स्कोप के बाहर ही होता है। इसको क्यों सेपरेट किया है दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सो फर्स्ट विल बी द इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या होता है व्हाइल टेस्ट कंडीशन। और ये टेस्ट कंडीशन में देखो यहाँ पे व्हाइल और यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन आता है और बॉडी ऑफ द लूप। ये बॉडी ऑफ द लूप में वापस और एक आता है यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये अगर नहीं लिखा ना वो इनफिनाइट लूप बनता है। कैसे इनफिनाइट लूप बनता है? मैं आई टोल्ड यू दैट सम टाइम्स ना यू जस्ट फॉरगेट टू राइट दैट डेटा कंडीशन, और डेटा कंडीशन अगर लिखने को आप भूल जाते हो तो वो इनफिनाइट मतलब चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। नाउ फॉर एग्जांपल हियर आई विल गिव यू एग्जांपल। व्हाइल के सिंटैक्स में अभी जो पहले हमने फॉर का प्रोग्राम देखा था वही देखेंगे, लेकिन इनफिनाइट लूप कहाँ पे होता है वो हम देखते हैं। नाउ सपोज हियर आई विल एक्सप्लेन यू। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो पहला तो इनिशियलाइजेशन है तो हमारा वैसे ही होगा i is equal to 1। प्रोग्राम हम बाद में लिखते हैं, तो i is equal to 1 हुआ। और व्हाइल के सिंटैक्स में सिर्फ व्हाइल आता है और उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर जाता है। जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन हम लोग पास करते हैं ना, राउंड ब्रैकेट में जो भी चीज लिखते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो फिर व्हाइल में
हम लोग ये टेस्ट कंडीशन को i इज लेस देन इक्वल टू 10 बोल सकते हैं। i इज लेस देन इक्वल टू 10 इसमें और कोई भी स्टेटमेंट नहीं आएगा। फॉर में जैसे 3 स्टेटमेंट आते हैं, व्हाइल में सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगी सी आउट, वो जो स्टेटमेंट हमने फॉर के अंदर लिखा था, सी आउट आई लिखो या वेलकम लिखो, जो भी लिखना है लिखो। यहाँ पे \n करके मैं एंड कर दूंगी। लेकिन नाउ रिमेंबर, if I will execute this program, it will be indefinite, it will never end. Now anybody can give me feedback why it will not end. वही सेम ही है ना, i is equal to 1, i is less than equal to 10, सी आउट आई वैसे ही लिखा है। लेकिन ये लूप में क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इनफिनाइट लूप हो जाता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था फॉर का। फॉर में हम कैसे लिखते थे? i is equal to 1, i is less than equal to 10 and i plus this plus हम लोग भूलते ही नहीं है क्योंकि सिंटैक्स वैसे है फॉर का, पहले इनिशियलाइजेशन फिर टेस्ट फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता ही है। लेकिन व्हाइल के सिंटैक्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बॉडी के अंदर होने की वजह से बहुत बार हम लोग जब व्हाइल के सिंटैक्स को यूज करते हैं हम लोग भूल जाते हैं उसको इंक्रीज करना। एक्चुअली यू शुड राइट हियर, बॉडी के अंदर ही आपको ये i++ को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और ये भूलने की वजह से क्या हो जाता है कि i का पहले वैल्यू होता है 1, लूप में जाता है 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस वो डिस्प्ले भी करता है i को, लेकिन i++ नहीं होने की वजह से i का वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है। इट डू नॉट इंक्रीमेंट, इट नेवर बिकम्स 2 और 3 और 4 और इंक्रीज ही नहीं होगा तो 10 तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। एंड as it will not reach to 10, that means what will happen? Again it will become indefinite loop, वो चलता ही रहेगा और आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। कंट्रोल ब्रेक करके उसको पॉज करना पड़ेगा। इसके लिए आई एम नॉट शोइंग दिस टू यू प्रैक्टिकली क्योंकि वापस अभी अपना सेशन एंड हो जाएगा, कुछ कंट्रोल ब्रेक करना पड़ेगा एंड देयरफॉर आई एम नॉट showing you that error, but yes definitely we will see implementation of for loop in compiler। तो यहाँ पे हम कंपाइलर में यही प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हाइल और ये सब निकल जाएगा। यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू 1, सब निकाल देते हैं हम लोग, सिंपली लिखते हैं i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन और व्हाइल टेस्ट एक्सप्रेशन ही आता है यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। i इज लेस देन इक्वल टू 10 और ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा। तो यहाँ पे while i is less than equal to 10 और सी आउट i, अभी \t और j को मैं निकाल दे रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ रहेगा न्यू लाइन और ये न्यू लाइन के बाद i++ लिखना मत भूलो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू द सेम मिस्टेक और यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं और इसके लिए ये इनफिनाइट लूप हो जाता है। तो इनफिनाइट लूप अगर नहीं देना है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड देन यू मस्ट ऐड दो स्टेटमेंट्स विच आर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे कंपाइल किया प्रोग्राम को एंड देन एग्जीक्यूट किया, सो यू कैन सी द आउटपुट, दिस इज 1 to 10। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। अभी आप बोलोगे कि व्हाइल लूप कब यूज करना है? यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो लूप के बाहर ही है int i is equal to 1 और लूप के अंदर है। तो ऐसा क्यों दिया होगा? Basically this syntax is for whenever we want to iterate depending on existing value। For example first day में हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे हमने सारे एक 4 डिजिट नंबर को लिया था, 4 डिजिट नंबर के डिजिट्स को हमने सेपरेट किया था और उसका रिवर्स भी बनाया था। अभी उसमें जो प्रोसेस था वो कब तक चलता रहा? हाउ मेनी टाइम्स वी जस्ट सेपरेटेड दैट डिजिट, as that number was 4 digit we continued that process for how many times?
4 टाइम्स, क्योंकि वो डिजिट कितना था 4, सॉरी, तो नंबर कितना डिजिट का था 4 डिजिट नंबर था, तो 4 डिजिट नंबर को 4 डिजिट को सेपरेट करने के लिए 4 बार हमें वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। और वो कब हमें पता चला कि लास्ट डिजिट सेपरेट हो गया, जब उसका कोशेंट 0 हो गया। जब उसका कोशेंट 0 हो गया तो हमें पता चल गया, जब नंबर का वैल्यू 0 हो गया मतलब अभी सारे डिजिट सेपरेट हो चुके हैं, कोई भी डिजिट बचा नहीं है। वहां पे हमने बहुत लेंथी प्रोसेस लिखा था 4 डिजिट के लिए, 4 बार वही सेम स्टेटमेंट। लेकिन अगर हमारे पास लूप है तो वो सेम प्रोसेस हम लोग कंपाइलर को प्रोग्राम से भी करने को बता सकते हैं। मतलब वहां पे कुछ भी इनिशियलाइजेशन नहीं लगेगा, क्योंकि हमें लूप कब तक कंटिन्यू करना है, व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये प्रोसेस को हमें रिपीट ही करते रहना है। अगेन एंड अगेन वी नीड टू रिपीट इट, अगेन एंड अगेन वी नीड टू अप्लाई सेम प्रोसेस टू इट टिल दैट नंबर बिकम 0। तो उसमें भी और एक लॉजिक है, दैट मीन्स वहां पे इनिशियलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। और जब इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है तो फॉर लूप हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो फॉर लूप का वहां पे ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि फॉर में अगर हम लोग को ये सिंटैक्स में फॉर में यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है ना, फॉर लिखना पड़ता है और ब्लैंक सेमीकोलन देना पड़ता है अगर वहां पे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट नहीं है तो। और इधर मैं लिखूंगी नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक। और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम के कोड में ही वैल्यू चेंज हो रहा है, तो वहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब एक्चुअली हमें उधर इनिशियलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की भी नहीं है। इसके लिए ये जो सिंटैक्स है फॉर लूप का, ब्लैंक सेमीकोलन्स, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। Is that clear? And for that purpose, the new structure is given and which is known as while loop, जहाँ पे अगर आप for है तो फिर उसकी जगह while भी यूज कर सकते हो, और अगर for की जगह while यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इनिशियलाइजेशन while के पहले ऐड करो और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके अंदर बॉडी में ऐड करो, तो भी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो और फिर ये while लूप का सिंटैक्स यूज कर सकते हो। But it's not like that कि why you should use always, whether you should use always for or while, it depends on the situation। कौन से तरीके से आपको वो प्रोग्राम को लिखना है उसको ध्यान में रखते हुए you need to choose। most of the times there will be initialization increment decrement, so most of the times we will be using for loop। लेकिन कुछ situations ऐसे होते हैं, special situations, जहाँ पे हमें कितनी बार कंटिन्यू करना है, that depends on existing value of the program variable, and in that situation we go for while loop। so this is the while और while से भी आपको वैसे ही सेम रिजल्ट आएंगे। और हम लोग देखेंगे while के भी प्रोग्राम, कल के लेक्चर में हम लोग स्पेशल प्रोग्राम्स सॉल्व करेंगे और भी while के। और इसके लिए एंट्री जो है वो कंट्रोल होता है। और एक है इंपॉर्टेंट इसका फीचर, अगर सपोज यहाँ पे i इज इक्वल टू 11 किया तो यहाँ पे ये कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वन टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि पहली बार में ही क्या है i इज इक्वल टू 11, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स, तो अंदर जाने का सवाल ही नहीं आता है। तो कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए, देन ओनली इट विल गेट इनसाइड द लूप। और ऐसे ही हम लोग ये 1 to 10 का जो अभी एग्जांपल देख रहे हैं वही हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज एक्चुअली डू व्हाइल लूप। तो दिस इज द लास्ट लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स थोड़े सॉल्व करने वाले हैं कल के लेक्चर में, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सप्लेन द डू व्हाइल लूप, द सिंटैक्स ऑफ लूप। अभी डू व्हाइल क्यों यूज करते हैं, आई थिंक सो हैव यू अंडरस्टूड, जस्ट आई वांट नीड फीडबैक of you people, have you understood the difference between for loop and do while loop? Sorry, not do while loop, for loop and while loop. Yes, I need feedback from you, all of you. Yes, Pooja, Vaishali, Siddhi, Arshi, Valence, Utkarsha, just give your feedbacks.
Have you understood these two loop control structures? Okay, great. So this is the last loop control structure, do while loop control structure. Now why to use do and then while? Now there are certain situations, वहां पे कभी कभी situations होते हैं. अभी देखो यहाँ पे तो एक बार तो वो चेक होगा ही, एक बार तो उसका एक्चुअली देखो, अब जैसे मैंने लास्ट में लिखा था I is equal to 11, तो वो एक बार भी लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉल्स. यहाँ पे अगर 11 लिखा तो ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. If I write 11 in the initialization, this test will become false और ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. लेकिन मुझे ये है कि फर्स्ट जो एग्जीक्यूशन है लूप का, दैट फर्स्ट एग्जीक्यूशन मैं करना चाहती हूँ और अगला करना है कि नहीं, दैट डिसीजन आई वांट टू गिव इट टू यूजर. कि बाबा फर्स्ट दो नंबर को ऐड करो, आगे के और भी दूसरे दो नंबर ऐड करने हैं कि नहीं, मुझे यूजर को पूछना पड़ेगा. So I want to control this repetitive action depending on user input. User अगर मुझे बोलता है कि yes, I want to, user wish to continue, then loop should continue. If user says no, stop, then that loop should stop. So control should be in hands of user. तो अगर user के हाथ में ये कंट्रोल देना है तो हम लोग for और while से भी डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन that syntax is not familiar. So again the third type of syntax which is added is the do while loop. तो ये do while loop हम लोग कैसे करेंगे? First of all, again there will be initialization and then do. First of all initialization का पार्ट पहले ही अगर होगा तो यहाँ पे भी ज्यादा initialization के स्टेटमेंट यूज नहीं होते हैं, क्योंकि हमें चॉइस किससे लेना है, यूजर से लेना है. यूजर चॉइस देगा तो उसी को चेक करना है, वेदर yes or no. What is choice? Yes or no. If choice is yes, it will continue. If choice is no, then it will not continue. तो सिंपल थिंग यहाँ पे डू में बॉडी ऑफ द लूप होता है. और रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू यहाँ पे स्कोप के एंड में हम लोग व्हाइल लिखते हैं और व्हाइल के बाद आता है टेक्स्ट एक्सप्रेशन. लास्टली दिस सेमीकोलन प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. फॉर लूप में भी एट द एंड सेमीकोलन ऐड करने की जरूरत नहीं है और व्हाइल लूप में भी एट द एंड में सेमीकोलन ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्हेन वी यूज डू व्हाइल लूप देन यू मस्ट ऐड सेमीकोलन. अगर आपने सेमीकोलन ऐड नहीं किया तो ये न्यू व्हाइल लूप बन जाएगा एंड इट विल जनरेट एरर्स. It will not be in the scope of do and while. So therefore here compulsory condition is that you must use this semicolon. तो यहाँ पे हम लोग 1 to 10 की जगह थोड़ा सा अलग प्रोग्राम यूज करने वाले हैं. क्या प्रोग्राम है देखो, राइट अ मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर 2 नंबर्स. 2 नंबर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. कैसे करना है, इन विच लूप दैट इज प्रोग्राम कंटिन्यूज till user inputs no to question do you want to continue, yes or no. हम यूजर को बोलेंगे पहले 2 नंबर ले लो यूजर से, मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर यूजर को दिखाओ और यूजर को पूछो क्या आपको और 2 नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है. उसका चॉइस अगर यस होगा देन ओनली यू कैन कंटिन्यू इन अ लूप, अदरवाइज स्टॉप, डोंट गो अहेड. तो इसका कंट्रोल डोरी किसके हाथ में आ गया, यूजर के हाथ में. यूजर यस बोलेगा कंटिन्यू होगा, यूजर नो बोलेगा वहां पे ही स्टॉप होगा. So therefore in those type of situations where we want to basically continue program depending on user choice, there we can make use of do while. हमने स्विच केस देखा था, स्विच केस में भी हमने मेनू ड्रिवन प्रोग्राम किया था. एक ऑप्शन होने के बाद प्रोग्राम बंद हो जाता था. वही प्रोग्राम को अगर हम डू while में लिखे तो हम लोग पूछ सकते हैं और कुछ ऑपरेशन करना है, कैन अगेन दैट स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर कैन बी इनसाइड लूप. वापस स्टार्ट होगा, वापस मेनू दिखेगा, अगेन इट विल आस्क what you want to do, whether addition, subtraction, deletion. So likewise you can make use of this do while control structure. और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग एक ही नंबर यूजर से लेंगे
और इसी को हम लोग इनपुट करेंगे। तो सिंपली डू और व्हाइल में here we will write that program. एक चॉइस करके वेरिएबल लेंगे और क्या लेंगे, दो नंबर्स लेने हैं हमें। तो इंट a कॉमा b और एक कैरेक्टर वेरिएबल चॉइस में हम लोग यस या नो स्टोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट विल बी द स्टेटमेंट, इंट a कॉमा b कैर चॉइस के लिए एक वेरिएबल चाहिए क्योंकि उसी के ऊपर हमें देखना है कि व्हाइल लूप को कंटिन्यू करना है या नहीं। तो सी आउट में हम लोग बताएंगे एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स और यहाँ पे यूजर से हम वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, सीन ए एंड बी। तो दोनों नंबर को हमने एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, चॉइस पहले डू में चॉइस नहीं होती, चॉइस बाद में होती है। तो डू वाइल लूप में हम लोग ये प्रोग्राम लिख सकते हैं और डू वाइल लूप में हम लोग बोल सकते हैं सी आउट, सॉरी this cout enter two numbers that code will also we will write in do while। हम लोग पहले दो नंबर लेंगे, उसको ऐड करेंगे and then now today I will show you use of get ch and clear screen, very important। get ch और clear screen ये जो दो इनबिल्ट फंक्शन है जो CONIO फाइल में है, वो CONIO का फाइल अभी तक हमने यूज नहीं किया था। तो ये CONIO का फाइल हम लोग आज यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। सीन ए एंड बी और यहाँ पे हम लोग और एक वेरिएबल ले सकते हैं या सी आउट मल्टीप्लीकेशन इज और इसके आगे आंसर देना है। तो वो आंसर क्या है, ए इंटू बी। और यहाँ पे हमने सेमीकोलन दे दिया। अभी न्यू लाइन पे ऑलरेडी आप, यहाँ पे मुझे चाहिए नहीं सीन, न्यू लाइन पे जाने के लिए \m करो अगेन हियर। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले किया, मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले करने के बाद अगेन यू गो टू न्यू लाइन और फिर आप पूछो एंटर योर चॉइस और उसको बोलेंगे यस या नो डालो। और यहाँ पे बोलेंगे सीन चॉइस। ये चॉइस नाम का वेरिएबल यहाँ पे चॉइस ले ली और अभी यहाँ पे मैं इसके बाजू में ही वाइल लिख रही हूँ, वाइल चॉइस इज इक्वल टू यस। चॉइस यस है तब तक आप कंटिन्यू करो, बाद में अपने आप ही बंद हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। So here again this is very important, I will add \n and don't forget to add here semicolon। So this is the loop control structure। अभी हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है, then I will explain you this CONIO also।
Otherwise, in tomorrow's lecture, I will explain. You see, enter two numbers 12 and 3, multiplication 36. Enter your choice. Yes. वापस पूछा. Again now program will restart. Enter your choice. Enter two numbers. Answer is 30. Do enter your choice. Yes. And likewise this program will continue. जैसे choice no हो जाता है, it will stop. जैसे choice no हो जाता है, it will stop. So this is very very important कि आप ये प्रोग्राम में ये चॉइस के ऊपर, मतलब हम लोग डिसाइड, यूजर विल डिसाइड whether user want to continue or not. That will be decided by user. So this is again a very important aspect. So we have covered these three loop control structures. कुछ और दो statements भी है. Simple break statement is there and continue statement is there. But tomorrow I want that you people today should practice these examples which are taught in this today's session. You practice it. Some examples, some more loop control structure example we will see tomorrow. And we will also learn break statement and continue statement, how to, when to make use of break and continue. I think all of you have understood the difference between for loop, while loop and do while loop. लूप ही होते हैं. कोई भी लूप हम लोग अलग अलग तरीके से यूज ही कर सकते हैं कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने को, लेकिन जो मोस्ट फैमिलियर सिंटैक्स है, जो सुटेबल सिंटैक्स है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उसके लिए हम लोग चॉइस कर सकते हैं वेदर टू गो फॉर व्हाइल और डू व्हाइल. सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशंस. ऑलरेडी नोट्स आपको मेल किए हैं. आप ये सेशन कंप्लीट होने के बाद इसका प्रैक्टिस जरूर करना. एंड यस, टुमारो यू हैव टू सबमिट दिस होमवर्क असाइनमेंट. So Reshma, kindly create those drive folders and share with all the students. And students, please upload your assignment so that we can check it, and I will give you my bonus video on homework topic of the session number 4, either tomorrow or day after. And at the same time, I will be giving some bonus explanations to clear this loop concepts. So some additional programs I will record and I will just give that video as bonus to you. So student, please practice and do it well. So that's all for today. Anything else, any doubts you have, you can just give me feedback in chat box. If not, any doubts you have? Yes, I need feedback. Any doubts you have? Type yes or no. No doubts? Great. Then goodbye for today, and we will end this session. Thanks all of you.